जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी। जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं और चलते हैं दोस्त अपने प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, आज का प्रश्न है हमारा कि प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन है। देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए पूछा है प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन है। तो आप इनमें से क्या लगाएंगे सही जवाब। देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपका करंट का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा पुलेरी पंटन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखो उप विजेता कौन रहा था, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो हरियाणा जो है ये उप विजेता रहा था, तो ये भी आप उप विजेता को भी याद रखेंगे, उप विजेता को भी याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखो ये गठन कब हुआ था, अगर आपको पता है तो ठीक है, और नहीं तो याद रखना ये हुआ था 1885 में हुआ था। ये क्या हुआ था, 1885 में हुआ था। तो ये आप देखो याद रखेंगे। और यहाँ पे पूछा गया है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप बताएंगे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन मतलब ऑप्शन सी। क्या आपने ऑप्शन सी लगाया था? अगर लगाया था तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखो यहाँ पे पूछा गया है भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। भारत में रेपो दर जो है वो कौन निर्धारित करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखो अभी जो वर्तमान रेपो दर है, देखो कोई भी मतलब कि कम या ज़्यादा नहीं किया गया है, वही है क्या 6.50%, मतलब 6.5% है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है थाल, भोर और पालघाट किस घाटियों में दर्रे हैं। थाल, भोर और पालघाट किस घाटियों में दर्रे हैं। तो इसका आप सही जवाब क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए पश्चिमी घाटियाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका हो जाएगा सही जवाब। देखो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्त, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनका ये इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो यहाँ पे दिया गया है सेल्यूलोस किसका एक बहुलक है। ये मैंने देखा आरआरबी में पूछा गया था क्वेश्चन, और जबकि ये मैं आपको कुछ दिन पहले ही करवा चुका था कि ग्लूकोज को बोला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। सेल्यूलोस किसका एक बहुलक है, ग्लूकोज, शर्करा। तो आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग प्राप्त हुआ। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर स्थल मतलब विश्व धरोहर शहर का टैग प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिएगा दोस्त। और यहाँ पे याद रखना इसका सही जवाब आपका अहमदाबाद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे भारत का पहला है और विश्व धरोहर शहर है, यूनेस्को द्वारा ये भारत का घोषित किया गया। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग कर दिया गया है, ये तो आपको पता होगा। अब देखो योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और योजना आयोग हो या आपका नीति आयोग हो, इसका जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, ये आप याद रखना, ठीक है, प्रधानमंत्री। अभी जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो आप बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, देखो इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या बताएंगे, तो याद रखना आपका हो जाएगा 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 आप याद रखेंगे। और ये देखो पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आप याद रखेंगे। और देखो जो नीति आयोग है उसकी स्थापना अगर पूछेगा, नीति आयोग की स्थापना पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बता देना 1 जनवरी 2015। देखो नोट कर लिया करो, बहुत से मेरे बहन भाई मुझे मैसेज करते हैं कि भैया हम क्वेश्चनों को नोट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप इस तरीके से अगर नोट करेंगे तो आप बिल्कुल एक अच्छा स्कोर करके आएंगे पेपर के अंदर। यहाँ पे दिया गया है कि आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता। जो आईपीएल 2024 हुआ था, देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रश्न का जवाब करिए, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात को सुनिएगा कि जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियम लीग, इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। कब हुई थी, 2008 में।
और मैंने शायद आपको कल की क्लास में बताया था कि कौन सा संस्करण खेला गया, मतलब कौन सा जो IPL है संस्करण कौन से नंबर का खेला गया, ऐसे आप याद रखना। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये मैं आपको बता चुका। और देखो यहाँ पे IPL का जो खिताब है वो किसने जीता था, अगर ये पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि ये भाई KKR ने जीता था, जो कि ऑप्शन ए आपका कोलकाता नाइट राइडर्स आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो किसके खिलाफ हुआ था, तो याद रखना इसमें जो हारने वाली थी वो आपकी ये हैदराबाद थी, ठीक है। जो सेकंड मतलब उप विजेता बोल सकते हैं वो कौन रहा, हैदराबाद रहा, याद रखोगे ना। अब देखो सबसे ज़्यादा रन किस टीम ने बनाए, अगर ये पूछा जाएगा तो भी आप याद रखना हैदराबाद ने, अभी तक मतलब हाईएस्ट जो रन हैं वो हैदराबाद ने बनाए हैं IPL के अंदर। अब देखो जो यहाँ पे RCB आपको दिख रहा होगा, RCB देखो RCB के जो प्लेयर हैं हमारे विराट कोहली जी ने खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, ये भी याद रखना। सबसे ज़्यादा जो रन हैं वो किसने बनाए, विराट कोहली जी ने। तो जो सबसे ज़्यादा रन है वो विराट कोहली जी, सबसे ज़्यादा रन ओवरऑल टीम में हैदराबाद आपकी हो जाएगी। और देखो RCB जो महिला है, RCB की जो महिला IPL टीम है, ठीक है, जो IPL टीम महिलाओं की है उसमें जिसने जीता है खिताब वो है आपकी RCB, देखो पुरुष में किसने जीता, कोलकाता ने, और महिलाओं में आपकी RCB जीती है। तो ये आप याद रखेंगे, भूल तो नहीं जाएंगे। एक्स्ट्रा जो भी जानकारी है आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा ताकि आप चीज़ों को धीरे धीरे सीखें, लिखें और याद करें। देखो यहाँ पे दिया गया है लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है, ये आपका पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब आप इसमें क्या बताएंगे, तो याद रखना इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा नागरिक, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही जवाब। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो ये देखो ये तो आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है इस टाइप के, इनको देखो जरूर नोट करना और याद भी रखना। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो आपकी आर्टिकल हो जाएगा 256, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है आर्टिकल 256 के तहत। 352 में क्या दिया गया है, 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया, राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी दिया गया है। आप याद रखना, देखो अभी तक भारत में कितनी बार, 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। इसमें देखो 3 तरीके की होती है, जो इमरजेंसी होती है 3 तरीके की होती है, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। एक तो आपका ये देखो 352 के अकॉर्डिंग जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें आप ये जो कहते हैं कोई हमला कर दे, अगर कोई हमला कर ददे देश पे तो आप इमरजेंसी लगा देते हैं, तो राष्ट्रपति जी इमरजेंसी लगाते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो देखो यहाँ पे अब चलते हैं अपने 368 को देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है और इमरजेंसी का तो आपको 356 हो जाएगी आपकी और 360 हो जाएगी। तो ये आप याद रखना, राज्य सरकार राज्य में इमरजेंसी लगती है आपकी वो, और दूसरी आपकी वित्तीय आपातकाल, मतलब वित्तीय आपातकाल का मतलब है कि पैसा या खाना जो भी है वो ख़त्म हो जाता है, कंगाली की हालत हो जाती है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या बताएंगे, तो वो हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक खिलजी आपका ऑप्शन ए लगा देंगे जो कि सही जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो अकबर ने वो धर्म चलाया था, कौन सा, दीन ए इलाही, कौन सा चलाया था, दीन ए इलाही धर्म चलाया था ना। आज मैं आराम इसलिए करा रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कोई गलती ना हो, कभी मतलब मुझसे ऐसा हो जाता है कि जल्दी बोलता हूँ, जल्दी क्वेश्चन कराता हूँ, तो उसमें क्या होता है गलती हो जाती है। तो यहाँ पे फास्ट नहीं करेंगे। देखो दीन ए इलाही धर्म जो चलाया था उसमें क्या हुआ था, उसको अपनाने वाला इकलौता हिंदू कौन था, तो वो था बीरबल। कौन था दोस्त, बीरबल था। तो ये आप याद रखेंगे। देखो एक आपको और बताएं, एक पागल सुल्तान बोला जाता था, एक पागल सुल्तान नाम था, वो किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल सुल्तान बोलते थे। तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्त, और पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो भाई 17 बार किया था, ये तो सभी को पता होगा। कितनी बार किया था, 17 बार किया था। इसको देखो याद रखना। और ये एक चीज़ और याद रखना कि ये जो प्रथम तुर्की शासक था, जो प्रथम आक्रमणकारी था, कौन, तुर्की। तो तुर्की आक्रमणकारी ये प्रथम था,
ऐसे याद रखना। और इसने 1000 से लेके 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्त, देखो इनको लिख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, मार्च 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन बना है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, इसे आप देखो एक बार सही से देख लें और नोट भी कर लेना दोस्त, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो आप याद रखना, जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है तो वो आपका भारत बन गया है। तो यहाँ पे पहले कौन था, पहले जो नंबर पे पहले चीन आता था, पहले चीन था। अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक मोबाइल जो देश है वो भारत है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ, और पहले पे आपका चीन। यहाँ पे देखो दिया गया है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका सही जवाब क्या होगा, तो आप फटाफट बताइएगा कि यहाँ पे जो सही जवाब आपका हरा हो जाएगा, ठीक है। और देखो, अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को डाउट रह गया हो तो मैं आपको फिर एक बार कंफर्म करा देता हूँ कि दूसरे नंबर पर आपका भारत है और पहले नंबर पर आपका चीन है। आपका क्यों, ये तो चीन है, हमारा तो भारत है, ठीक है। तो लिखो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद, और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन है, और ये आरआरबी में आपका पूछा जा चुका है, ऐसे समझिएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो आप क्या बताएंगे, 7 रंग होते हैं, 7। अब अगर भाई साहब यहाँ पे ये पूछ लिया कि कौन कौन से 7 होते हैं, तो भाई साहब 90% बंदे गलत करेंगे ना। देखो नोट कर लो, एक तो आपका होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो आपका होता है हरा, ठीक है, एक कैसा होता है हरा, एक आपका होता है पीला, एक कैसा होता है पीला, लिख रहे हो ना। एक होता है आपका नीला, एक आपका हरा, एक आपका पीला, एक आपका नीला, एक आपका नारंगी, ठीक है। इन्हें नोट करते चलिएगा। देखो 1 2 3 4 हो गए, एक आपका नारंगी होता है और एक आपका रेड भी होता है ना, लाल। तो एक आपका लाल भी होता है, एक आपका बैगनी होता है, और बैगनी, हाँ वो तो इंद्रधनुष का बिब्ग्योर है और शॉर्टकट है वो। और यहाँ पे देखो एक आपका आसमानी हो जाता है। तो देखो आपका हरा, पीला, नीला और नारंगी और रेड मतलब कि लाल, और ये आपका बैगनी और ये आपका आसमानी। तो इतने कलर आपके 7 हो गए ना। और रेनबो में भी कितने होते हैं, इंद्रधनुष में 7 होते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। भाई इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए, उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। कैसा लाया जाता है, उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, इसका देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दोस्त, इन्हें एक बार आप देख लेना और नोट भी कर लेना। और देखो भाई को एक बार सपोर्ट कर दें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, थंब वाला बटन दबा दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में क्या करेंगे, क्लास को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई को अगर हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं, तो आप शेयर कर देना। और देखो यहाँ पे मायोपिया से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपके जो प्रश्न का जवाब है वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष अगर नहीं पता है तो कभी नहीं भूलोगे। देखो निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट की बात हो रही है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि निकट का तो सही दिखता है, क्या दूर का गड़बड़ दिखता है, क्या दूर का गड़बड़ दिखता है। तो अब समझ में आया ना, जब निकट दृष्टि दोष अगर बोला जाएगा तो याद रखना कि बात दूर की हो रही है, और अगर दूर दृष्टि दोष बोला जाएगा तो याद रखना बात निकट की हो रही है, मतलब कि पास का नहीं दिख रहा है। तो ऐसे आप याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे। तो यहाँ पे देखो जो आपका मायोपिया है उसका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका निकट दृष्टि दोष। और देखो दूर दृष्टि दोष अगर होगा तो आप क्या बताएंगे, तो बताना हाइपरमेट्रोपिया। क्या बताओगे, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया अगर आपको होगा तो आप बोल सकते हैं दूर दृष्टि दोष। तो ऐसे आप याद रखना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, अपोजिट होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे दिया गया है, वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है। ये भाई है, यहाँ पे लगना चाहिए क्या 300, कौन सी धारा लगनी चाहिए, चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको लगभग पिछले 3 क्लास से कंटिन्यू बताता हुआ आ रहा हूँ, आज मैंने नहीं बताया है, और शायद इसी उम्मीद से कि कोई ना कोई भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा।
यहाँ पे देखो एशिया का सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाला देश किसे घोषित किया गया है, तो वो इनमें से कौन हो सकता है? आपको सीधा सा जवाब है कि पाकिस्तान। कौन हो सकता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे? बिंबिसार जो थे वो किस राजवंश के संस्थापक थे? तो आप क्या बताएंगे? भैया हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो इसकी राजधानी कहाँ थी, अगर ये पूछ लेगा तो क्या बताओगे? हर्यक वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो याद रखना वो थी राजगृह। कहाँ थी? राजगृह आपका सही जवाब हो जाएगा। ये थी राजधानी। और बिंबिसार इसका कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। और देखो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य थे। और पाल वंश का कौन था? तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि मैंने ट्रिक से याद कर रखा है कि मेरे गांव में पाल लोग रहते हैं और उनमें एक गोपाल भी रहता है, एक गोपाल नाम का लड़का है, वाकई में है। तो मैंने ऐसे ही याद कर रखा कि वो जो गोपाल है वो पाल वंश का संस्थापक है। कौन? गोपाल। तो ये आप याद रखेंगे। देखो अब तो नहीं भूल जाओगे ना, गोपाल कौन है? ये पाल वंश का संस्थापक है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? भाई ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे देख लो एक बार। सलार जंग संग्रहालय आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आप यहाँ पे तुरंत बता देना कि भैया वो हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल सही जवाब दोगे ना? सलार जंग संग्रहालय आपका हैदराबाद में है। इसकी स्थापना अगर पूछे तो क्या बताओगे? तो भी याद रखना यार 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। याद रहेगा ना? और देखो अगर आपसे पूछ देगा कि ये कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या बताओगे? तो हैदराबाद। यार कौन सी? देखो जब हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है तो याद रखना क्या कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का नाम आया, मैं बताऊँ कश्मीर केसर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। केसर के लिए प्रसिद्ध है ना? केसर पूछा जाएगा कि केसर जो है मतलब कश्मीर में कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? तो जगह का नाम पता है आपको? अगर नहीं पता है तो आप नोट करिएगा, पंपोर। क्या बताओगे? पंपोर में पाया जाता है। तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। और मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आप नोट भी कर रहे होंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। केसर खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? देखो अभी मैंने यार आपको ये क्वेश्चन कराया था और यहाँ पे ये आ भी गया, तो आप तुरंत बता देंगे भैया कश्मीर। कश्मीर में कौन सी जगह? कश्मीर में भैया पंपोर जगह। कौन सी जगह? पंपोर जगह। तो ये आप याद रखोगे ना? तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। केरल में क्या? केरल में आपका देखो आपके रबड़ का भी उत्पादन होता है, रबड़ का। ठीक है, उस दिन मुझसे गड़बड़ हो गया था, मैंने कहा सिक्किम बता दिया और फिर मुझे मेरे भाई लोगों ने मैसेज करना, बहन लोगों ने स्टार्ट कर दिए, भैया गलत बता दिया, गलत बता दिया। हाँ मुझसे गलती हुई थी और अपनी गलती को मैं स्वीकार करता हूँ। और देखो केरल में आपका मसालों के लिए पूछा जाएगा तो मसाले भी सबसे ज़्यादा कहाँ? केरल में। याद रखोगे ना? उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। गन्ना, चीनी का कटोरा भी बोला जाता है उत्तर प्रदेश। भारत का चीनी का कटोरा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और विश्व का कौन सा है? क्या क्यूबा है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का जो युद्ध है वो मेरे भाई कब हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब, देखो इनमें से अगर पता होगा ना तो आप देख के ही बता दोगे कि भैया वो 1565 में हुआ था, क्योंकि 1556 यहाँ पे जो दे रखा है 1556। तो देखो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और द्वितीय 1556 में हुआ था। और तृतीय कब हुआ था? तो वो हुआ था भैया 1761 में। पानीपत याद हो गया ना? अब तो नहीं भूलोगे। पहला 26, दूसरा 56 और तीसरा 1761 में हुआ था। तो यहाँ पे तीसरा लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1576 लिखा है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था। अगर आपने बता दिया हो तो आप नोट करो, क्या मैंने आपको हल्दी घाटी बताया था या आपने मुझे अभी कमेंट में हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 में बताया है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? देखो भाई ऐसा ही वालों नोट कर लो यार, हो सकता पूछ लिया जाए। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का जो एकीकरण है वो किसने किया था? तो वो किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन यहाँ पे देखो फंक ने क्या किया था? इसने विटामिन की खोज की थी। ठीक है, और एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? बताइएगा फटाफट कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया था। तो एडवर्ड जेनर ने शायद किसके टीके की खोज की थी ना? चेचक के टीके की खोज। देखो मैं भूल गया था,
चेचक के टीके की खोज की थी। और ये कब करी थी? तो ये करी थी 1796 में। कब करी थी? 1796। देखो आप नोट कर लेना, ये सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। कब करी थी? 1796 में चेचक के टीके की खोज। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। 49वें भारत रत्न सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन है? 49वें भारत रत्न सम्मान पाने वाले, भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान है भारत रत्न होता है, याद रखना। और देखो यहाँ पे 49वें पूछा गया है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब है वो क्या होना चाहिए? तो देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप याद रखना पहली चीज़ तो कि टोटल 5 लोगों को मिला है। कितने? टोटल 5 लोगों को मिला है। एक तो वो देखो कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। दूसरा आपको पता है, दूसरा मिला है लाल कृष्ण आडवाणी जी को, और तीसरा मिला है चौधरी चरण सिंह जी को, और चौथा आपका मिला है पीवी नरसिम्हा राव को, पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, और पांचवा आपका उन्हें मिला है एमएस स्वामीनाथन को, एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन भी याद रखना। देखो 5 के 5 मैंने बताए, यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, और ये पीवी नरसिम्हा राव जी आपके, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जी, तो ये भी याद रखना, और एमएस स्वामीनाथन जी को। तो यहाँ पे 5 मिले हैं, और 5 में से कोई भी हो सकता है, 4 और 3 ऑप्शन कुछ और दे दे, और चौथा आपसे पूछ ले, तो आप सभी को याद रखेंगे। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? अब यहाँ पे देखो वही चीज़ है ना, इसीलिए कहता हूँ कि पता नहीं कौन सी पुस्तक पूछ ली जाए, तो सभी को एक बार नोट कर लिया करो ताकि याद रहेगा। तो यहाँ पे याद रखना थॉमस पेन हो जाएंगे, थॉमस पेन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका थॉमस पेन, आपका सही जवाब। और इन्होंने देखो कब लिखी थी, अगर ये पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? तो याद रखना 1791 में लिखा था। कब लिखा था? 1791 में लिखा था, तो ये भी देखो याद रखना। और चेचक के टीके की खोज कब हुई थी? 1796 में हुई थी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। मुंशी प्रेमचंद जी से देखो पुस्तकें पूछी जाएंगी, गबन पूछी जाएगी, और गोदान पूछी जाएगी। तो ये तो दोनों देखो, अभी आप 2 को नोट करो, आप 2 को सिर्फ याद करो। तीसरी और चौथी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, और फिर उसके बाद 2, क्योंकि देखो इनकी बहुत कुल लगभग 7-8 पुस्तकें हैं जो मैन पूछी जाती हैं, तो इसलिए 2-2 करके आप लिख लीजिएगा और याद कर लेना। मैगस्थनीज की जो है वो इंडिका आप याद रखेंगे, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि आप भूलेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या होता है, कई बार मैंने भी देखा है, जब मैं भी देखो पढ़ता हूँ, मुझे ऐसे ही समझ आता है कि अगर मुझे क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन समझा दे टीचर, लिख दे, तो मैं नहीं समझ पाता हूँ। और मैं भी पढ़ता हूँ ऑनलाइन, ऐसा नहीं है कि मैं भी पढ़ता हूँ भाई, डेली पढ़ता हूँ, तभी मैं ये सब आपके लिए इतना कर पाता हूँ, बता पाता हूँ आपको यहाँ से। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914। और ये कब तक चला था? ये चला था 11 नवंबर 1918। हाँ, ये सही हो जाएगा, ये यहाँ तक ख़त्म हुआ था, याद रखना, ठीक है। 28 जुलाई 2014 से 11 नवंबर 2018 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 1 सितंबर से 1939 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, शुरू हुआ था, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ कि ये कब से कब तक चला था? ये द्वितीय जो मैंने आपको बताया है, पहला तो मैंने बता दिया कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। अब 1 सितंबर 1939 से कब तक चला था? जो दूसरा था वो कब तक चला था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या 44 या 45 कुछ याद आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, बारिश की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? बारिश की जो बूंदें हैं वो गोलाकार क्यों होती है? देखो पृथ्वी की तरफ कोई भी चीज़ जब गिरेगी तो वो गोलाकार मतलब बूंद के टाइप में हो जाती। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय तनाव के कारण। मैं 10वीं का पेपर दे रहा था और बाहर बारिश हो रही थी, विंडो से देखा तो मेरे साथ दोस्त बैठे हुए थे। मैंने उनसे ऐसे मजाक में पूछ लिया, पेपर हालांकि उस टाइम बटा नहीं था, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि ये जो बारिश हो रही है इसके बूंद ये गोल क्यों हो रहे हैं? तो कहा गोल क्यों हो रहे हैं? हवा बढ़ जाती है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा 10वीं के पेपर दे रहे दोस्त, तेरा रिजल्ट वाकई में मुझसे आगे आएगा। तो फिर मैं हंसा, लेकिन हाँ मुझे पता था कि उसे नहीं पता था, इसलिए उसने जवाब दिया। हालांकि मैंने उसे बताया कि क्यों होती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन मत लगा देना,
ये तो 78%। यहाँ पे निष्क्रिय गैस पूछी है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो निष्क्रिय गैस है वो है आर्गन। कितनी पाई जाती है पता है? 0.93% शायद, हाँ सही जवाब होगा 0.93%। आर्गन ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। फोटान किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? फोटान जो है वो किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? तो देखो ये इम्पोर्टेंट है भाई, एसआई वालों भाई लोगों आप भी देख लो, ये इम्पोर्टेंट है और इसे आप याद रखना। ये प्रकाश की होती है। किसकी होती है? प्रकाश की होती है, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया गया है गो ग्रीन योजना किसके द्वारा चलाई गई है? गो ग्रीन योजना देखो इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना। गो ग्रीन योजना किसके द्वारा चलाई गई है? तो ये आप इनमें से क्या बताएंगे? गुजरात सरकार, ऑप्शन सी गुजरात के द्वारा चलाई गई है। उसमें पता क्या है कि गुजरात के जो श्रम कल्याण बोर्ड है उसमें जो श्रम कौशल विकास और रोजगार विभाग जो है उनमें मजदूरों और औद्योगिक जो लोग होते हैं उन्हें जो मोटर से चलती है ना, मोटर से जो 2 पहिया बैटरी चले जो वो होती है, क्या बोलते हो उसे, मिनी मेट्रो बोलते हो क्या बोलते हो, तो वो मतलब कि उसके लिए उन्हें बढ़ावा देना कि ये आप लो और अच्छे से कमाओ। तो ये सब है गो ग्रीन योजना। क्यों? इससे पता क्या होगा, वायु में जो धुआं से पॉल्यूशन होता है वो नहीं होगा, वो कम होगा। तो इसलिए ये योजना गुजरात में चलाई गई और ये सही भी है। देखो यहाँ पे दिया गया है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने में के लिए पनडुब्बी में प्रयोग होता है? ये देखो आरआरबी का पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा यंत्र है जो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग होता है? तो ये देखो इंपॉर्टेंट है यार, इसका याद रखना, वो पेरिस्कोप होता है, ऑप्शन ए। दूरबीन जो है, दूरबीन से आप दूर की वस्तु को देख सकते हैं। किसने वो आविष्कार किया था? गैलीलियो ने किया था, ये तो आपको पता ही होगा। गैलीलियो ने आपकी दूरबीन का आविष्कार करा था। और देखो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रखा है सिस्मोग्राफ, ये भूकंप की तीव्रता को नोट करता है। और आपको मैं बताऊँ शायद आरपीएफ, हाँ आरपीएफ का था, मैं किसी की वो टेस्ट पेपर देख रहा था, मैं भी लाता हूँ यार 100 200 के लाता हूँ कभी। पहले तो ये हालत थी, पैसे नहीं होते थे यार मेरे पास, लाने के लिए जब पैसे कर लेता था ले आता था। तो मैंने आरपीएफ का प्रीवियस पेपर देख रहा था, उसमें पूछा गया था इसकी स्केल, जो सिस्मोग्राफ की स्केल होती है उसकी माप कितने से कितने तक होती है? तो क्या आप याद रखना 1 से 12 तक होती है। कितनी होती है? 1 से 12। और देखो जो आपका पीएच मान होता है उसकी भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो पीएच मान की जो स्केल का माप होता है वो होता है 0 से 14 तक। तो ये देखो ये भी आप याद रखेंगे दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? भाई देखो एसआई वाले भाई लोगों, इसे आप एक बार देखो समझो। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा इसका सही जवाब। और ये पता है आपको, ये तांबे के बनाए जाते थे। किसके? तांबा होता है ना, तांबा जो होता है उसके बनाए जाते थे। और इसका जो आविष्कार है वो कब हुआ था, इसकी जो खोज है वो कब हुई थी? तो वो 1749 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 1749 में हुई थी। तो ये भी देखो याद रखना, 1749 में हुई थी। इसे भी नोट कर लेना दोस्त, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो सेल होते हैं मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है नॉन चार्जिंग वाला और एक होता है आपका चार्जिंग वाला। नॉन चार्जिंग वाले में क्या होता है कि जो रसायन ऊर्जा होती है उसे वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और जो दूसरा होता है चार्जिंग वाला, उसमें क्या होता है कि वो रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा को भी रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। भाई उसे जब चार्ज करते हैं तो रसायन ऊर्जा में बदल जाता है, फिर वो विद्युत ऊर्जा में। तो ऐसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे बैटरी में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है बैटरी, तो आप तुरंत बता देंगे कि भैया रासायनिक हो जाएगा, ऑप्शन सी जवाब। अगर आप मेरे साथ पहले कर चुके हैं तो इस प्रश्न का जवाब करने में दिक्कत नहीं आई होगी। देखो किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक नियुक्त किया गया? किसे भाई एनएसजी में जाना है बताओ? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड किसको जाना है, जिसे ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं ना। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक बार हमारे एनएसजी के जितने भी हमारे जवान हैं उन सभी के लिए एक बार सम्मान में जय हिंद जरूर टाइप करो, जय हिंद जरूर टाइप करें। और देखो यहाँ पे जो
एनएसजी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो किसे किया गया है, तो आप यहाँ पे आप सही जवाब क्या बताएंगे, तो आपका होना चाहिए अनिल प्रभात जी। अनिल प्रभात जी, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। मैं सोच रहा था शायद यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है। और देखो यहाँ पे आप याद रखना, जो ये राहुल गरसोप्पा जी रसगोत्रा जी हैं, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, राहुल रसगोत्रा जी जो हैं, इन्हें किसका प्रमुख नियुक्त किया गया, तो याद रखना आईटीबीपी का नियुक्त किया गया, तो ये आप याद रखेंगे। अब मनोज यादव जी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें तो आप भूल मत जाना, क्योंकि देखो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे आरपीएफ के हैं, जिसका हम अभी पेपर देने जा रहे हैं, जिसमें हमें भर्ती होना है, उसके महानिदेशक जो हैं वो हमारे मनोज यादव जी हैं। तो ये देखो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हरियाणा किस वर्ष भारत के राज्य के रूप में स्थापित हुआ? हरियाणा किस वर्ष भारत के राज्य के रूप में स्थापित हुआ? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे तुरंत बताओगे आपका 1966, 1 नवंबर 1966 आपका ठीक जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि 1 नवंबर 2000 को किसका हुआ था, तो मैंने एक दिन आपको याद होगा क्लास में ही जुगाड़ में मतलब ट्रिक से बताया था कि 26 से 36 याद रखना। छत्तीसगढ़ जो कि 26वां राज्य बना था, कौन सा? छत्तीसगढ़। वो कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। और 1915 ऐसे बताया था ना, 1915। तो 9 नवंबर 2000 को कौन सा बना था भाई? 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना था बताओ? तो यहाँ पे आपका देखो छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड बना था, ऐसे बताया था ना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और फिर झारखंड, ऐसे ही बताया था ना, 1915। तो याद रखना यहाँ पे आपका आ जाएगा उत्तराखंड। और देखो 15 नवंबर को आपका कौन सा बना था? ये आपका 28वां राज्य बना था, ये आपका 28वां राज्य बना था। तो 15 नवंबर 2000 को जो बना था राज्य, वो आपका झारखंड बना था। तो ये भी आप याद रखना। तो यहाँ पे आपके जो प्रश्न का जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1966, बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं, अब देखो यहाँ पे 1 नवंबर 1956 रह रहा है, चलो इसके बारे में भी बताते हैं। ये भी बहुत सटीक क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, ये पूछा जाएगा। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे भैया आंध्र प्रदेश था। कब बना था? 1953 में। कब बना था? 1953 में, भाषा के आधार पर। लेकिन अगर उत्तराखंड का आपसे राज्य का गठन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। तो देखो इसे भी याद रखना दोस्त, क्योंकि यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। टिहरी बांध योजना कौन सी नदी पर है? टिहरी बांध योजना कौन सी नदी पर है? इम्पोर्टेंट है, बताइएगा आप। तो यहाँ पे आपका सही जवाब भागीरथी नदी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। यहाँ पे जो सही जवाब है आपका क्या हो जाएगा? भागीरथी हो जाएगा। देखो कृष्णा नदी पर आपकी कौन सी है? तो कृष्णा नदी पर आपकी नागार्जुन सागर बांध है। कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध। तो ये भी याद रखना, ठीक है। कृष्णा नदी पर आपका नागार्जुन सागर बांध है। और देखो यहाँ पे आपकी नर्मदा भी दे रखी है, ये आपकी उल्टी बहती है ना, तो नर्मदा भी दे रखी है। इस पर सरदार सरोवर बांध योजना है। सरदार सरोवर जो है वो आपकी नर्मदा नदी पर है। और यहाँ पे आपका नागार्जुन जो है वो कृष्णा नदी पर। टिहरी बांध है वो आपकी भागीरथी पर। तो चलते हैं अपना अगले प्रश्न की तरफ। अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो क्या है? अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की जो चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है वो क्या है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? आपका सही जवाब 3:2 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। भाई को यार एक बार सपोर्ट कर दो, क्लास को लाइक वाला बटन दबा दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी कर देना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप पूरे क्वेश्चन करने के बाद रुकेंगे। सिक्किम किस वर्ष भारत का राज्य बना? सिक्किम किस वर्ष भारत का राज्य बना? देखो आज की क्लास ना इंपॉर्टेंट है यार, ये प्रश्न पूछा गया है सिक्किम, और तभी मैंने इसे नोट करा है। इसका याद रखना, ये 1975 में बना था। 1975, इसमें एक ही ऑप्शन है 15 मई। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद है आपको क्या? मैंने उस दिन आपको कौन सा बताया था? परिवार दिवस मनाया था ना,
परिवार दिवस बताया था। तो देखो 15 मई को आपका परिवार दिवस और 1 मई को आपका श्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये भी देखो याद रखना, मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया ताकि आपको प्रश्न याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि 20 फरवरी 1987 दे रखा है। तो 20 फरवरी 1987 में आपका देखो ये जो सिक्किम था ये आपका 22वां राज्य बना था। कौन सा? 22वां राज्य बना था, ये भी देखो याद रखना। उधर मैंने 26, 27, 28 आपको बता दिए, इधर आप नोट करो ये 22वां राज्य बना था। तो भैया 23वां राज्य आपका ये बना था 20 फरवरी 1987 को। कौन सा बना था? तो ये याद रखना, मिजोरम बना था। कौन सा बना था? तो ये आपका मिजोरम बना था। तो देखो भूल तो नहीं जाओगे ना, नोट कर रहे हो ना, तो ये नोट करते हुए चलना है दोस्त। 20 फरवरी 1987 को आपका 23वां जो राज्य है वो मिजोरम बना था। अब यहाँ पे देखो आपका ये दे रखा है आपका 1 फरवरी 1987 भी दे रखा है ना। तो 1 फरवरी 1987 को कौन सा बना था? ये आपका 24वां राज्य बना था। फिर ये आपका 24वां राज्य बना था। और 24वां राज्य कौन सा बना था? तो वो हमें याद है, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है आपका सबसे पूर्वी राज्य है। सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी जो है वो आपका गुजरात है। वो कौन सा है? गुजरात है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, केरल के अधिकतम निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? केरल के जो अधिकतम निवासी हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये देखो पूछा गया प्रश्न है। आप क्या बताएंगे? इसका सही जवाब आपका मलयालम हो जाएगा, मलयालम, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और साक्षरता दर में पहले स्थान पर आने वाला राज्य भी आपका केरल है। और देखो कोरोना का पहला मरीज भी आपका कोविड का पहला मरीज भी आपका केरल में मिला था। ये आप याद रखना। देखो अंग्रेजी जो है ये नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। जो नागालैंड की जो भाषा है, मुख्य भाषा, वो अंग्रेजी है। तो ये भी देखो आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की जो सुई है वो किस ओर इंगित करती है? तो वो देखो किस ओर इंगित करती है, तो आप ऐसे याद रखना। देखो ऐसा होता है ना, देखो ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। और उसकी देखो सदैव सुई जो है वो आप जब कंपास को पकड़ेंगे तो आपको ऐसी ही दिखेगी, ऐसी ही दिखती है। तो हम कह सकते हैं उत्तर और दक्षिण, मतलब कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया गया है, किस समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब आप क्या करेंगे? और देखो अपनी प्रेजेंट लगा देना यार, एक बार क्लास को लाइक कर। देखो यहाँ पे जो इस प्रश्न का जवाब है कि उत्तर प्रदेश का भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया गया, क्योंकि ये भारत का पहला है, इसलिए आप याद रखना, और वो भी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो आप तुरंत बताएंगे कि ये किया है अडानी समूह ने, अडानी समूह, ऑप्शन सी। और ये देखो किस जगह, मतलब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो वो भी याद रखना, कानपुर। कहाँ किया जाएगा? कानपुर में किया जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइएगा भाई। एसआई वाले भैया लोगों, आप भी इसका क्वेश्चन का जवाब कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने करी थी? तो जे थॉमस ने करी थी भैया। किसने करी थी? जे थॉमस ने करी थी। अब आप कह रहे हैं कि भैया हम भी यही बताने वाले थे, तो मुझे बताओ फिर कब करी थी? बताओ भैया कब करी थी? तो यार नोट कर लो, 1897 में करी थी। कब करी थी? 1897 में करी थी। तो याद रखोगे। और मार्कोनी ने किसकी खोज करी थी? देखो ये मुझे बहुत पहले मैंने पढ़ा था, याद नहीं सही से आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेडियो की खोज शायद मार्कोनी ने करी थी। और मैं ये सही बता रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और देखो जॉन लॉगी बियर्ड ने जो है, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इन्होंने टेलीविज़न की खोज की थी। टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो जॉन लॉगी बियर्ड ने किया था। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। संसार की छत किसे कहा जाता है? बाई एसएससी जीडी कोई भी एग्जाम हो, पामीर का पठार, रट मारो पामीर का पठार, ऑप्शन ए पामीर सही जवाब हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। तो ये भी देखो याद रखना, मैं रोज़ बताता हूँ। 8,848 मीटर। मेरे भाई ने मुझे बहुत मारा था इस हाइट को याद कराने के लिए। 2-2 घंटे दोस्त कंटिन्यू बिना उठे मुर्गा बना रहता था मैं, और नहीं अगर बनता तो मारता था। तो भैया मैंने ऐसे पढ़ाई करी है यार। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सिडनी जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका जवाब बहुत
याद रखना है दोस्त, नोट रखना है कि डार्लिंग, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। A1 नदी, भैया ये तो ज़रूर पूछता है A1। अब आपको याद आया होगा कि A1 के किनारे ब्रिस्टल, क्या है, ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है भैया, इंग्लैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में, याद रहेगा ना। इरावदी के भी किनारे मैंने आपको बताया है, और ये मैंने कब बताया था, जिस दिन मैं आपको 1857 में बहादुर शाह जफर द्वितीय की बात बता रहा था कि वो दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, और उसे फिर अंग्रेज़ों ने वहाँ से पकड़कर कहाँ, रंगून स्थानांतरित कर दिया। कहाँ कर दिया, रंगून। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया कहाँ स्थानांतरित किया दोस्त, और रंगून में किया। तो ये रंगून कहाँ पड़ता है, तो ये बर्मा में पड़ता है। और बर्मा भैया किसका पुराना नाम है, तो म्यांमार का है। याद रहेगा ना, भूल तो नहीं जाओगे। देखो आज बहुत आराम क्लास कर रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखो पहला है ना, इम्पोर्टेंट है। कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और नहीं तो नोट करो गोंडा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, और कहते हैं कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कि दौर और आज भी सफ़र जारी है। और तुमसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर कोई डीमोटिवेट करे तो एक चीज़ याद रखना, कहते हैं कि मेरी हर एक हार से वादा है, कहते हैं कि मेरी हर एक हार से वादा है, अगली जीत एक तरफा होगी। अगली जीत जो है वो एक तरफा होगी, ये कहने का मौका ही नहीं मिलेगा कि हार गए। तो इसलिए अपनी हर एक हार से वादा कर दो कि अगली जीत जो होगी वो एक तरफा होगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि कोलोरू झील किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो कोलेरू झील जो आपकी है ये तो भाई आंध्र प्रदेश में है। सीधा सा लगाओगे सही जवाब कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और महाराष्ट्र में मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि लोनार है। कौन सी है, लोनार झील जो है वो कहाँ है, वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्त, महाराष्ट्र में। और देखो रंगोली मैंने उस दिन आपको बताया था, रंगोली कहाँ मनाई जाती है, महाराष्ट्र में मनाई जाती है। याद रहेगा ना, भूल तो नहीं जाओगे। और देखो अब आते हैं अपने तमिलनाडु पे। तमिलनाडु हमारा, देखो मैंने आपको क्या बताया था उस दिन कि देखो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये अरुणाचल प्रदेश, ये गुजरात, ये लद्दाख, और ये तमिलनाडु। मतलब कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण भारत का सबसे लास्ट जो राज्य आपका है वो तमिलनाडु है। ऐसे बताया था ना आपको। तो यहाँ पे ये आप याद रखेंगे। दूसरा देखो, तमिलनाडु में पुलिकट झील है। कौन सी है, पुलिकट झील। ये मैंने आपको कितनी बार बताई, काफ़ी बार बता चुका हूँ कि पुलिकट झील जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सांभर झील कहाँ है, बताओ। सांभर झील जो है ये कहाँ है, तो आप क्या बताओगे, तुरंत बता देना यार कि भैया राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। याद रहेंगे ना, भूल तो नहीं जाओगे। अगर देखो दोबारा सुनना हो ना तो बैक कर लिया करो। तो यहाँ दिया गया है जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये मैं करवा चुका हूँ, और ये आज का आपका HW है। इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जवाब कि जो आपका जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में बताओगे। और देखो मैं यहाँ पे आपको कावेरी से बता देता हूँ। इस प्रश्न का जवाब आप करोगे, मैं नहीं करूँगा आज। इसका जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और देखो कावेरी पे याद रखना आपका शिव समुद्रम है। कौन सा है, शिव समुद्रम जो है जलप्रपात आपका कावेरी पर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 90 मीटर। ये भी याद रखना, ठीक है, कितनी है, 90 मीटर। तो याद रहेगा ना। आपकी नर्मदा पर कौन सा है, तो नर्मदा पर आपका धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार भी पूछा जाता है भैया, धुआंधार। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर। तो धुआंधार, नर्मदा, कावेरी, शिव समुद्रम, ऊंचाई 90 मीटर। जोगिया गरसोप्पा आप बताएंगे, ऊंचाई आप बताएंगे। चलो मैं बता देता हूँ 255 मीटर। अब बताओ, प्रश्न का जवाब करना। देखो यहाँ दिया गया है किस राज्य में टंगस्टन पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, याद रखना कि अगर किस राज्य में टंगस्टन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। तो देखो ये राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक तीनों में पाया जाता है यार। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका सही जवाब A, B, C तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत टाइप है, यहाँ पे होना चाहिए था A, B, C तीनों। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है। यहाँ पे जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ आपकी कितनी हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी अनुसूची कितनी है। तो यहाँ पे देखो ये प्रश्न का दल बदल जो संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है वो आपकी 10वीं अनुसूची में है। कौन सी,
10 भी अनुसूची। तो अनुसूची पहले कितनी थी? शायद 8 थी, अब कितनी हो गई? 12। बताइएगा, मैं सही बता रहा हूँ ना? ऐसा मत करना कि फिर कह दो भैया इस बार भी आपका गलत हो गया। ठीक है, गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। और देखो यहाँ पे ये भी याद रखना है, जो ये दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है वो किस अनुसूची में? 10वीं। और इसे जोड़ा जो गया था ना दोस्त, वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्या? 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। याद रहेगा ना? चलें फिर अपने अगले प्रश्न पे। चलो, कोल्ड ड्रिंक कौन पिलाएगा आज मुझे? कमेंट बॉक्स में बताना यार। देखो गला सूख रहा है, और आज अगर आप मुझे 5 रुपये की कोल्ड ड्रिंक नहीं आती है, 20 रुपये वाली पिला दो। कौन पिलाएगा? कमेंट बॉक्स में बताना। देखो यहाँ पे दिया गया है, परमाणु की खोज किसने की? परमाणु की खोज किसने की? तो आज मेरा मन कर रहा है कि कंटिन्यू क्लास चलने दें, लेकिन दोस्त मजबूरी ये है कि ये फ़ोन कभी भी बंद हो जाएगा। जैसे ही इसकी मेमोरी फुल होगी वैसे ही ये बंद हो जाएगा, फिर ये ऑन भी नहीं होगा। बड़ा ऐसा हो चुका कई बार, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक नया फ़ोन जैसे ही आएगा ना दोस्त, अब तो आ जाएगा, वैसे ही मैं आपको मैराथन, आप अगर 2 घंटे बोलोगे ना, 2 घंटे तक ऐसे क्वेश्चन करवाता रहूँगा। देखो यहाँ दिया गया है कि परमाणु की खोज किसने करी थी? तो परमाणु की खोज यार बतानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जॉन डाल्टन ने करी थी। भैया कितना आप क्या क्या पूछते हो? जॉन किसने करा था? जॉन डाल्टन ने। कब करा था भैया? अरे यार 1808 में करा था। कब करा था? 1808 में करा था। कोई दिक्कत है? नहीं। रेडियम की खोज उस दिन भैया आपने मैडम क्यूरी बताई थी, रेडियम की खोज। और आपने ये भी बताया था कि ये 1898 में करा था। कब करा था? 1898। देखो पहले तो मैं इसका जवाब लगा देता हूँ। जॉन डाल्टन आपका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कब करा था? 1808 में करा था। उस पर मैंने उधर ज़्यादा लिख दिया था। मैडम क्यूरी ने क्या करा था? तो इन्होंने रेडियम की खोज करी थी। उस दिन मैंने आपको बताया था, मैंने ये भी बताया था कि 1896 में आधुनिक ओलंपिक की खेलों की शुरुआत हुई थी। तो अगर किसी को याद होगा तो अभी भी याद होगा कि मैंने उस दिन तुम्हें क्या क्या बताया था इसके। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। मैडम क्यूरी, तो याद रखना 1898। क्या? 1898। मैंने इसे ऐसे याद करा, दूसरे से कनेक्ट करके याद कर लिया। देखो आवर्त सारणी जो है वो किसने? तो वो मैंडलीव यहाँ पे नाम आ गया ना, तो इनसे आवर्त सारणी याद रखना। कब? 1869। कब भैया? याद रखना कब इन्होंने ये खोज करी थी? 1869। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन और अगली क्लास में। तब तक के लिए आज थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर इस तरीके से आपको लग रहा हो कि आराम क्वेश्चन कराएं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ठीक है भैया, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन कराया करें। और मिलते हैं दोस्त अपने सभी बहन भाइयों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।